हाय बच्चा पार्टी। आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और ऐसे ही लगातार मेरी नॉलेजेबल वीडियोज को कंटिन्यू आगे भी देखने के लिए आप मेरे इस चैनल साइंस वल्ला वल्ला को लगातार लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज हम आपके सामने क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 2 एसिड, बेस और सॉल्ट। इसकी स्टडी आज हम करेंगे। तो 10th क्लास स्टूडेंट तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए अपने चैप्टर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपके बोर्ड का कंप्लीट, बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सब का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आज हम तैयारी करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लास्ट टाइम तक मेरे इस चैप्टर एसिड, बेस, सॉल्ट के आप देखते रहिए वीडियोज को और इसके जो पार्ट हैं उन सभी पार्ट को आप वॉच आउट कीजिए, तो आपका चैप्टर 2 बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बचा रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं आपके उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी? एसिड्स की, कि एसिड्स किनको कहते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, तो एसिड्स किनको कहेंगे? अगर हमारे पास एडिटेबल चीज है, मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम खा सकते हैं, तो खाने वाली चीज है और हमको चेक करना है कि खाने वाले सब्सटेंस में, ईटेबल सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। तो ईटेबल सब्सटेंस को अगर हम एसिड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको ईट करेंगे और ईट करने पर अगर वो टेस्ट में कैसा आता है? सोर टेस्ट होता है। तो सोर टेस्ट अगर आता है ईट करने पर तो इट मीन्स उसमें एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंस है। जैसे लेमन, लेमन में हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और लेमन हमारा टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सेम इसी तरह से हम तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी क्या हो गई? टेस्ट के बेस पर हम चेक कर सकते हैं अगर एडिटेबल है। सेकंड प्रॉपर्टी, हम एसिड की डेफिनेशन दें तो साइंटिस्ट थे आरेनियस। आरेनियस साइंटिस्ट ने एसिड की डेफिनेशन दी और उन्होंने एसिड्स के बारे में क्या कहा? एसिड आर दो सब्सटेंस which produce hydrogen ion or hydronium ion on dissolving in water। तो इन्होंने क्या कहा कि एसिड कौन है? एसिड वो सभी सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व करने पर या तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन का मीन्स क्या है बेटा? तो जनरली जो होता है एसिड, हम देखें एसिड जब कौन है? HCl। HCl का नेम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एसिड ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एसिड क्या हो जाते हैं? वाटर में डिजोल्व करने पर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देते हैं और जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वो जैसे ही वाटर में हो जाता है तो वाटर में H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन कर लेता है? H3O1 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेता है और H3O पॉजिटिव को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिजोल्व करने पर H पॉजिटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाता है और ज्वाइन होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसलिए हम दो तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वाटर में डिजोल्व करा, वो आयन में ब्रेक होकर उसने क्या प्रोड्यूस किया? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया। तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप दे सकते हो कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, या आप कह सकते हो एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस
हाइड्रोनियम आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ऐसा क्यों बताया मैंने, दोनों चीज क्यों समझाई? क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, असर्शन रीजन बेस्ड है, तो आपको अगर वहां पर हाइड्रोनियम आयन वर्ड आ जाता है तब आप कंफ्यूज ना हो कि जी एसिड तो केवल H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोनियम आयन से आप कंफ्यूज हो जाओ तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन आयन कहता है तो एसिड हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करते हैं, और वो हाइड्रोनियम आयन कहता है तो हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लियर? तो हाइड्रोजन आयन को ही हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। तो एसिड्स कौन होते हैं? एसिड्स हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली दूसरा एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करा, और H पॉजिटिव आयन रिमूव करने के बाद क्या रह गया? HSO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड एक H पॉजिटिव रिमूव कर देता है तो क्या बचा रह गया? HSO4। इसका नेम क्या? H मींस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना, और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ था वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक एसिड भी वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और वो हाइड्रोजन आयन वाटर में के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आगे हमारे पास हम स्टडी करते हैं किसकी? बेस की। तो बेस कौन होते हैं? तो बेस को भी हम चेक करेंगे एडिटेबल सब्सटेंस के बेस पर। जो एडिटेबल सब्सटेंस है उनमें बेस प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? टेस्ट वाइज। तो अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस टेस्ट करने पर बिटर होता है तो बिटर मीन्स उस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल नीम के पत्ते। नीम के पत्ते अगर हम खाते हैं तो हमको कड़वापन लगता है, तो मीन्स उसमें बेस प्रेजेंट होता है। करेले के जूस कड़वा लगता है, मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, टच करके भी हम बेस सब्सटेंस को, जब हम साबुन यूज करते हैं तो न्यू साबुन जो होता है, न्यू साबुन को जब हम टच करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोपी टच। तो इसी तरह से जो बेस होते हैं केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में जो बेस होते हैं, हमारी केमिस्ट्री लैब में जो बेस प्रेजेंट होते हैं, केमिस्ट्री लैब में जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं और हम उनको टच करते हैं तो टच करने पर भी उनको सोप जैसी टचिंग होती है। तो जिस तरह से सोप टच करने पर फील होता है, बेस केमिकल फॉर्म में, केमिकल सॉलिड्स जो होते हैं बेस, उनको भी हम टच करते हैं तो टच करने पर वो सोपी टच उनका होता है। सेम थिंग अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन के बेस पर देखें तो डेफिनेशन किन्होंने दी? वही सेम आर्रेनियस ने। और आर्रेनियस ने बेस के बारे में क्या कहा कि बेस आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। बेस कौन है? बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। कौन है बेस? बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कौन होते हैं? OH निगेटिव। तो जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaOH। सो Na मींस सोडियम, OH मींस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। AQ मींस एक्वस। एक्वस मींस जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व कर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो AQ मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर दिया, वाटर में डिजॉल्व करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो गया, सोडियम आयन का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन किया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है? बेस है। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। AQ मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने वाटर में डिजॉल्व किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया, वो वाटर में डिजोल्व करने पर अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन कर रहा है। तो इट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक बेस है, क्योंकि वो भी वाटर में डिजोल्व करने पर एक हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर कौन सब्सटेंस होते हैं, किन सब्सटेंस को हम एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे? तो एसिड बेस इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस की हेल्प से हम एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन गिवन सब्सटेंस अननोन सब्सटेंस एसिड है या कौन गिवन अननोन सब्सटेंस हमारा बेस है। तो जिन केमिकल सब्सटेंस या जिन नेचुरल सब्सटेंस की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिफरेंस कर सकते हैं एसिड और बेस में, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। तो यहां पर समझें, एसिड बेस इंडिकेटर, सबसे पहले एग्जांपल लिया नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में जो नेचर के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से सब्सटेंस हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया हमने ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस पेपर भी होता है और ब्लू लिटमस लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जिसको हम ईट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, और हमें उसमें फाइंड आउट करना है, केमिकली फाइंड आउट करना है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, तो ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस ड्रॉप हम उस पर डालेंगे, और लिटमस ड्रॉप डालने पर अगर उसका ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जाए, लिटमस ड्रॉप उस सब्सटेंस में ऐड करने पर, जिस सब्सटेंस में हमें चेक करना है एसिड या बेस, उस सब्सटेंस में किसको ऐड करेंगे, किसकी ड्रॉप डालेंगे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे। और ड्रॉप डालने पर अगर लिटमस सॉल्यूशन का ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो जाए, में जिस सॉल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला है उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाए? रेड कलर हो जाए, तो इट मींस वो एसिड प्रेजेंट है। और जिस सॉल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस डाला और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहता है, रेड कलर में चेंज नहीं होता, तो वो बेस है। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन नहीं है और रेड लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम रेड लिटमस सॉल्यूशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन की हम ड्रॉप डालेंगे उस अननोन सॉल्यूशन में, और रेड लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास रेड है और रेड ही रहता है, तो उसमें एसिड प्रेजेंट है, और उसका कलर चेंज होकर के अगर ब्लू कलर हो जाए तो इट मींस उसमें बेस प्रेजेंट है। तो लिटमस सॉल्यूशन कौन सा? रेड लिटमस सॉल्यूशन। अगर रेड है और कलर रेड ही रहता है तो एसिड, और रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो बेस। सेम उसी तरह से हम यूज कर सकते हैं टर्मरिक पाउडर को, या करी पत्ता आप जानते हो, जो हम कढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो करी पत्ता का लें या टर्मरिक यूज करें। और टर्मरिक पाउडर, तो टर्मरिक पाउडर जब हमारे क्लोथ पर पड़ जाता है, टर्मरिक सब्जी वगैरह चीजों में जिसमें टर्मरिक होता है, वो हमारे व्हाइट क्लोथ पर पड़ जाता है, तो उस पर स्टेन डेवलप हो जाता है। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम इस टर्मरिक पाउडर को या टर्मरिक को और करी स्टेन को हम किस पर डालते हैं, जब हम उस पर क्या करते हैं, कोई फैब्रिक है, कपड़ा है, और उस पर टर्मरिक का दाग लग गया, कड़ी स्टेन लग गया, और उस पर हम सोप यूज करें, क्या यूज करें हम उस पर? सोप यूज करें। तो सोप क्या मैंने बताया? बेसिक होता है। तो सोप यूज करेंगे तो उस टर्मरिक का कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो अगर किसी फैब्रिक पर टर्मरिक के दाग लग गए हैं और उस पर हम सोप यूज करेंगे, तो सोप यूज करने पर उस टर्मरिक के कलर क्या चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने सोप यूज करा, सेप बेसिक था, तो टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर हो जाता है? उसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। और उसको पानी से धो दें, वापिस पानी से धो देंगे तो जो सोप है, सोप का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ज्यादा पानी से धोने पर वो फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में चेंज हो जाएगा। और येलो कलर में चेंज हो जाएगा फर्दर हमारा, तो वाटर ज्यादा यूज करने पर, लगातार वाटर यूज करेंगे तो उसका कलर येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो इट मींस वो वापिस एसिडिक कलर आ गया और उसका कलर कैसा रहेगा? हमारा येलो कलर रहेगा। तो इस तरह से टर्मरिक भी हमारा या करी स्टेन भी हमारा एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो एसिड में कैसे कलर का रहता है? येलो कलर का रहता है, और बेस में डालने पर कैसा कलर हो जाता है? उसका रेडिश ब्राउन कलर उसका हो जाता है। सेम थिंग इसके बाद हम यहां पर आते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज जैसे हमारे पास फूल गोभी होती है, इसी तरह से पत्ता गोभी होती है। जनरली हम कौन सी पत्ता गोभी यूज करें?
ग्रीन कलर की पत्ता गोभी का यूज करते हैं, हरे पत्ते वाली पत्ता गोभी यूज करते हैं। परंतु अगर हम जाएं मार्केट में जाएं तो रेड कलर के पत्ते वाली भी पत्ता गोभी मिलती है, जिसे हम कहते हैं रेड कैबेज, और उसके पत्तों का हम जूस निकाल लें, रेड कैबेज का जूस निकाल लें, और उस रेड कैबेज के जूस को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा। और उसको अगर हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे रेड कैबेज के जूस को, तो बेस में डालने पर उस रेड कैबेज का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो रेड कैबेज बेस में ग्रीन कलर का हो जाता है और एसिड में रेड कलर का कलर ही उसका रहता है। नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद अब हम लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम स्मेल्स के द्वारा एसिड और बेस डिफरेंस करने में यूज कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, और यहां पर कोई कलर में चेंज नहीं होगा। हम स्मेल के द्वारा देख सकते हैं कि स्मेल आ रही है या स्मेल नहीं आ रही है। तो जिसके लिए हमारी सेंसरी ऑर्गन्स वर्क करते हैं, जिन सेंसरी ऑर्गन्स, और इसमें सेंसरी ऑर्गन्स में भी कौन सा हम नोज का यूज करेंगे, स्मेल का यूज करेंगे। स्मेल के बेस पर जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं उन इंडिकेटर्स कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो 3 इंडिकेटर्स हमें याद रखने, एक ऑनियन और एक वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ऑनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इनमें कैसे, कि अगर हम क्या करेंगे, ऑनियन को चॉप कर लें, और ऑनियन को चॉप करके उसको प्लास्टिक पॉलीथीन बैग ले और चॉप करके पॉलीथीन बैग के अंदर बिल्कुल टाइटली बंद करके रख दें। तो टाइटली बैग में बंद करके रख दें तो कुछ समय बाद क्या देखेंगे हम, उसमें एक ऑनियन की स्मेल डेवलप हो जाती है, ठीक है। और उसी ऑनियन बैग में क्या हम करेंगे, उसमें एक क्लॉथ लेंगे, कपड़ा लेंगे, उस कपड़े को पीस को कट कर लेंगे, और कपड़े के पीस को कट करके उस पीसों को भी हम ऑनियन चॉप्ड ऑनियन के साथ उस पॉलीथीन बैग में बंद कर देंगे और रात भर उनको रखे रहने देंगे। जब रात भर उनको रखा रहने देंगे, और जब हम रात भर के बाद फिर हम उसमें से उन क्लोथ्स के चिप्स जो हैं, जो उनके पीसीज हैं क्लोथ्स के, उन पीसीज को निकालेंगे तो हम देखेंगे उसमें ऑनियन की स्मेल है। अब उन ऑनियन स्मेल वाले क्लॉथ पीसीज को अगर हम एसिड में डालते हैं, और एसिड में डालने के बाद फिर हम उस क्लॉथ पीस को स्मेल करते हैं, तो उसमें हमें ऑनियन की स्मेल जैसी थी वैसी ही आ रही होगी। परंतु अगर उस क्लॉथ पीस को अगर हम किसी बेस के अंदर डिप कर दें, और बेस में डिप करने के बाद फिर हम उसको स्मेल करेंगे, तो हमारी ऑनियन स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। तो ऑनियन इंडिकेटर काम करेगा एसिड और बेस के डिस्टिंग्विश करने में, क्लियर। तो एसिड के अंदर चॉप्ड ऑनियन की स्मेल, एसिड के अंदर डिप करने के बाद भी क्लॉथ पीस में ऑनियन की स्मेल आ रही होगी, जबकि बेस में डिप करने के बाद क्लॉथ का जो पीस है उसमें ऑनियन की स्मेल डिसअपीयर हो जाएगी। सेम इसी तरह वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस मार्केट में हमारे पास आता है, और उस वेनिला एसेंस हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एक में बेस है। तो अगर हम वेनिला एसेंस के 2 या 3 ड्रॉप हम किस में डालेंगे, एसिड के अंदर डालें, तो हम एसिड में डालने के बाद भी हम देखेंगे तो वेनिला एसेंस एसिड में डालने के बाद भी उसमें वेनिला की स्मेल आ रही होगी हमको। परंतु अगर हम उसी वेनिला एसेंस की 2 या 3 ड्रॉप किसके अंदर, बेस में डाल दें, और बेस में डालने के बाद हम उसको स्मेल करेंगे तो उसमें वेनिला की एसेंस की कोई स्मेल नहीं आती। तो बेस में वेनिला एसेंस की स्मेल डिसअपीयर हो जाती है, और एसिड में उसकी स्मेल जो कि तो मेंटेन रहती है। सेम इसी तरह से क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, लौंग के तेल के अंदर, क्लोव ऑयल के अंदर भी एक स्मेल होती है। उसी तरह से हम क्लोव ऑयल की भी ड्रॉप लेंगे और उसको एसिड सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो एसिड सॉल्यूशन में अगर हमको नहीं मालूम कि एसिड सॉल्यूशन कौन सा नहीं, 2 अननोन सॉल्यूशन है, एक में एसिड है और एक में बेस है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में हमने क्लोव ऑयल की 2 या 3 ड्रॉप हम उसमें डाली, और डालने के बाद हम उसमें स्मेल कर रहे हैं, और स्मेल करने पर अगर हमें उसमें क्लोव ऑयल की स्मेल आ रही है, तो इट मीन्स वो एसिड सॉल्यूशन है। और एक दूसरा सॉल्यूशन जो अननोन है, और उसमें क्लोव ऑयल को हम उसमें डिप करें, ड्रॉप उसमें डाल दें, और डालने के बाद हम उसको स्मेल करें, और स्मेल अगर डिसअपीयर हो जाती है तो इट मीन्स वो बेस का सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? तो इन तीनों में हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो अननोन सॉल्यूशन है 2, एक में एसिड है, एक में बेस है। और अगर हम एसिड के अंदर ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन का पीस डालते हैं, वेनिला एसेंस ऐड करते हैं, क्लोव ऑयल डालते हैं, तो एसिड सॉल्यूशन में इन तीनों में से किसी भी इंडिकेटर को ऐड करते हैं, तो एसिड में डालने के बाद भी उसमें
स्मेल हमको आती रहेगी और स्मेल जिसमें आ रही है, स्मेल डिसअपियर नहीं हो रही है, वो सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। और जिसमें इनमें से किसी भी इंडिकेटर को ऐड करने के बाद स्मेल डिसअपियर हो जाती है, वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स वो केमिकल सब्सटेंस जो हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए हैं, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड केमिकल्स हैं और वो हमारे को एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहेंगे। इसमें कौन सा एग्जांपल है? मिथाइल ऑरेंज। हमारे केमिस्ट्री लैब के अंदर मिथाइल ऑरेंज होता है और मिथाइल ऑरेंज को फिर उसी तरह से दो अननोन सॉल्यूशन है, एक में एसिड है, एक में बेस है। दोनों में अगर हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड कलर जो का तो मेंटेन रहेगा, रेड कलर का होता है, रेड कलर मेंटेन रहेगा, मगर बेस के अंदर डालने पर मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा? येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर शो करता है और बेस के अंदर येलो कलर शो करता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोप्थेलीन। ये भी लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है और इसको एसिड के अंदर इसकी ड्रॉप डालेंगे। फिनोप्थेलीन अननोन सॉल्यूशन है, नहीं मालूम, फिनोप्थेलीन की 2 या 3 ड्रॉप डालनी और कलरलेस रहता है एसिड। अगर फिनोप्थेलीन डालने के बाद भी सॉल्यूशन कलरलेस होता है, कोई कलर में चेंज नहीं होता है, तो वो एसिड सॉल्यूशन है। और अगर फिनोप्थेलीन की ड्रॉप डालने के बाद उस सॉल्यूशन में पिंक कलर डेवलप हो जाता है और पिंक कलर डेवलप हो जाएगा तो इट मींस वो बेसिक सॉल्यूशन है। हमने फिनोप्थेलीन ऐड किया और ऐड करने के बाद अगर कलर में चेंज नहीं हुआ तो वह एसिडिक सॉल्यूशन है। और फिनोप्थेलीन ऐड करने के बाद अगर उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और वो कैसा कलर डेवलप हो जाता है? पिंक कलर डेवलप हो जाए तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो अभी इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उसमें हम देखते हैं रिएक्शन कराते हैं किसकी? मेटल की। और मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड्स के साथ। और एसिड्स भी कौन से हम यूज करेंगे? मेटल जनरली कौन से एसिड्स के साथ फास्टली रिएक्ट करती है? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। डाइल्यूट एसिड्स को अगर हम जनरली कैटेगराइज करें तो 2 कैटेगरी में एसिड्स आ जाते हैं, एक डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम डिफरेंस देखें तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट में अगर वो सॉल्यूशन जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और जिस सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एसिड तो वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड में जो एसिड्स होता है वो वाटर के कंपैरिजन में वेरी स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट में एसिड होता है और लार्ज अमाउंट में वाटर होता है। ऐसे एसिड सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो मेटल जो होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ विगरसली रिएक्ट कर लेती हैं। उसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी मेटल्स ली है? ये हमारे पास एक एपरेटस लिया है, ये एक एपरेटस है और इस एपरेटस के अंदर क्या है? ये एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये स्टैंड हो गया और स्टैंड में एक क्लैंप हो गया और इस क्लैंप के साथ इस क्लैंप में हमने किसको क्लैंप फिक्स कर लिया? टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर लिया। और टेस्ट ट्यूब को फिक्स लेकर करके हमने इसमें क्या ऐड करा? जिंक मेटल, सॉलिड जिंक मेटल के पीस इसमें डाले और जिंक मेटल के पीस डालकर इसमें हमने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कौन सा एसिड डाल दिया? जिंक में ग्रेन्यूल्स में सॉलिड जिंक मेटल के पीस इसमें डाल दिए और जिंक मेटल डालने के बाद उसमें इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड कर दिया। और ऐड करके इसमें क्या हमने लगा रखा है? टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगा रखी है। कॉर्क में जो होल होता है उस होल में फिट कर दिया है हमने डिलीवरी ट्यूब को। किसको फिक्स कर दिया है? डिलीवरी ट्यूब को। इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के द्वारा कहां पर पास हो जाएगी? इस बीकर में। और इस बीकर के अंदर हमने किसको फिलअप किया हुआ? सोप को वाटर में डिजोल्व किया और सोप को वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया। तो सोप सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फिलअप कर रखा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमने प्रिपेयर किया। तो इस अरेंजमेंट में स्टैंड में हमने टेस्ट ट्यूब को फिक्स किया। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हमने कॉर्क और कॉर्क के अंदर होल करके उसमें डिलीवरी ट्यूब को फिक्स किया और डिलीवरी ट्यूब के अदर एंड को हमने एक बीकर के अंदर
डाला हुआ है और उस बीकर में सोप सॉल्यूशन फिक्स है ऊपर तक। तो उसमें हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक सॉलिड मेटल ली और जिंक मेटल के साथ हमने किसको ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड किया। तब क्या होगा, रिएक्शन होगी, जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। जब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और हम जानते हैं कि जो एक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज में जिंक मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होती है, तो ऊपर होती है इसलिए जिंक मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। और क्योंकि जिंक मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है इसलिए जिंक मेटल लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है इसलिए जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देती है और खुद सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन बना वो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में है और जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बनी है। तो गैस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके डिलीवरी ट्यूब में जाएगी और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू किसमें पास होगी, सोप सॉल्यूशन में एंटर करेगी। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में जाती है और जब गैस इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी तो सोप सॉल्यूशन में गैस पास करने पर क्या होगा, बबल्स बनेगा। वैसे भी हम सोप सॉल्यूशन बनाए और उसमें हवा से पाइप ले लेते हैं और उसमें मुंह से हवा पास करते हैं तो सोप के क्या बन जाते हैं, बैलून बन जाते हैं। इसी तरह से सोप सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया और हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो सोप सॉल्यूशन में तो क्या बनेंगे, सोप के बबल्स बनेंगे। और सोप के जो बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल्स बबल्स होते हैं। तो अंदर जो खाली स्पेस होता है उस खाली स्पेस में क्या होती है, एयर होती है। तो कौन सी एयर होगी, कौन सी एयर पास हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। और हाइड्रोजन गैस पास होने से जो सोप के बबल्स बनने हैं उन बबल्स के अंदर कौन सी गैस फिलअप है, हाइड्रोजन गैस फिलअप है। तो सोप के बबल्स बनते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप रहती है। और हमने चेक करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो इस गैस को चेक करने के लिए जैसे ही ये बबल्स बनेंगे तो हम ऊपर क्या लेके आएंगे, बाहर इसके ऊपर एक जलती हुई कैंडल लेकर के आएंगे। तो जलती हुई कैंडल जैसे ही सोप बबल के कांटेक्ट में आती है तो ये सोप बबल के कांटेक्ट में आने पर सोप बबल्स क्या होने लगते हैं, ये बबल्स फट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और इनमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है। कौन सी साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। तो ये हाइड्रोजन गैस का केमिकल टेस्ट भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो ये केमिकल टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का कि हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस को हम चेक कर सकते हैं कि ये जो बबल्स बने, बबल्स किसके बने, सोप के बबल्स के अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। और उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेक करेंगे, तो इन सोप बबल्स के किसके पास लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल के पास लेके आएंगे, जिससे सोप बबल्स ब्रेक हो जाते हैं और इन बबल्स के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है। कौन सी साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस है तो इट मींस मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर मेटल जो थी वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही थी, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है और सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो केवल कोई ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एसिड के साथ ही मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। मोस्टली जितने भी सभी एसिड हैं, डिफरेंट एसिड हैं, उन सभी डिफरेंट एसिड्स के साथ मेटल रिएक्ट करती हैं और मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अभी पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा कि जिंक मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई। सेम इसी तरह से अगर हम जिंक मेटल की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर भी जिंक मेटल मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देगी और जिंक क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना लेगी जिंक क्लोराइड। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर दिया और सॉल्ट फॉर्मेशन करेगी जिंक क्लोराइड का। सिमिलरली मैग्नीशियम मेटल HNO3, इसका नेम है नाइट्रिक एसिड। तो मैग्नीशियम मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है
और लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देती है और मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। सेम इसी तरह से सोडियम मेटल, ये CH3COOH फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का। किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एसिड विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम मेटल की अगर हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देती है। तो सोडियम मेटल जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देगी और सॉल्ट फॉर्मेशन करती है CH3COONA, जिसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देती है। तो इस तरह से मेटल्स, सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। और हाइड्रोजन गैस को अगर हम टेस्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराएं? बेस के साथ कराएं। तो यहां पर एक्सेप्शन है, सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। केवल पर्टिकुलर मेटल्स, और कौन सी पर्टिकुलर मेटल? जिंक मेटल और एल्यूमिनियम मेटल ही स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं, अदरवाइज मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो केवल जिंक मेटल और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। तो जब जिंक मेटल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी हमारे पास एसिड की तरह से इस बेस में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है और किसका फॉर्मेशन करती है? सॉल्ट फॉर्मेशन करती है। Na2ZnO2 में सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देती है। सेम इसी तरह से जब एल्यूमिनियम मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम मेटल भी किससे? बेस और वाटर से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट कर देती है और सोल्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां पर हम देखते हैं कि केवल कुछ पर्टिकुलर मेटल्स, और कौन कौन से? जिंक मेटल और एल्यूमिनियम मेटल्स ही स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। और ये दोनों सॉल्ट हमें याद भी रहने चाहिए। जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन Na2ZnO2 का फॉर्मेशन करती है और एल्यूमिनियम मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेट करती है। तो स्टूडेंट्स, मैं मानकर चलूं कि आप लोगों को ये वीडियो से कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी स्टूडेंट को इसको शेयर कीजिए और उनसे भी आप कहिए कि वो स्टूडेंट्स भी इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।